नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं 1 से लेकर 9 तक के, वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट भी ये प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, लेकिन अगर अब तक आपने जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट है वो नहीं देखे हैं तो एक बार उनको देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब आगे के प्रैक्टिस सेट में रिपीट होंगी और उनको पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया जा चुका है। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट आगे के बहुत अच्छे से समझ में आए, इसके लिए अगर ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप एक बार सारे पीछे के वीडियोस देख लेते हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम हर प्रैक्टिस सेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके चल रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेट में आपके 100 क्वेश्चंस हैं, तो हम 25-25 क्वेश्चन करके 4 वीडियोस में एक प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पर? परिवार पर, विद्यालय पर, समुदाय पर या उपरोक्त सभी? तो देखिए, बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो उसकी मेंटल हेल्थ है, किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? वो अपने आसपास जिस तरह के बिहेवियर में रहता है, जिस तरह के माहौल में रहता है, अपने आसपास जो चीज़ें देखता है ना, तो परिवार, विद्यालय और समुदाय, इन सभी के वातावरण का प्रभाव बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वीइंग और बलबलाना वाणी विकास की अवस्था है कौन सी? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, मध्य अवस्था या अंतिम अवस्था? तो आपसे पूछा है क्वीइंग और बलबलाना वाणी की कौन सी अवस्था, वाणी के विकास की कौन सी अवस्था है? तो देखिए, ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य अवस्था। ठीक है, देखिए, जो मानव भाषा विकास की प्राथमिक अवस्था है उसके अंतर्गत क्या आता है? क्रंदन, रुदन, बलबलाना, अनायास जो प्रतिक्रिया होती है वो, और सुनी हुई ध्वनियों का अनुकरण करना आदि को शामिल किया जाता है। जो ये अवस्था है, ठीक है, ये जन्म से 1 वर्ष के मध्य आयु वर्ग में होती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता होती है सामाजिक विकास से, गत्यात्मक विकास से, भावात्मक विकास से या बौद्धिक विकास से? तो ये किसके हिसाब से होगी? तो देखिए, दूसरे के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की जो क्षमता है वो सामाजिक विकास से आती है। ठीक है, किससे आएगी? आपकी सामाजिक विकास से। देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी सोशल ग्रुप में हैं, ठीक है, तो वहाँ रहने के लिए जो रिक्वायर्ड जो बिहेवियर है, अगर आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, आपके नेचर में वो चीज़ नहीं है, तो आप अपने अंदर वो चीज़ डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उस ग्रुप के लिए, उस समाज के लिए आपने क्या किया? अपने व्यवहार को ऐसा किया कि आप उस समूह में ढल सकें। ठीक है, आपने अपने व्यवहार को ऐसा बनाया कि आप उस सामाजिक समूह में ढल सके। तो ये कैसा विकास है? ये है सामाजिक विकास से होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है? जन्म के समय बढ़ती हुई आयु संभाविता, बाल श्रमिकों का उच्चतर समानुपात, उच्चतर प्रजनन दर या प्रौढ़ व्यक्तियों का स्थानांतरण? तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से किसका परिणाम है उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात? ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्चतर प्रजनन दर। ठीक है, तो जो उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात है ये किसका होगा? ये होगा उच्चतर प्रजनन दर का। देखिए, प्रजनन दर किसी वर्ग विशेष में कुल सजीव जन्मे बच्चों एवं संतानोत्पादक आयु वर्ग की प्रति 1000 स्त्रियों का अनुपात होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रजनन दर है ये किसी विशेष वर्ग समुदाय में कि जितने बच्चे जन्म लेते हैं उनमें जितने बच्चे जिंदा हैं और उस जो आयु वर्ग है
उसमें जितनी स्त्रियां गर्भ धारण करने की स्थिति में है, यानी कि जो संतान उत्पन्न कर सकती हैं, उनका अनुपात होता है ये, ठीक है। इसके अनुसार संतानोत्पादक आयु वर्ग की स्त्रियां सजीव बच्चों को जन्म देकर किस प्रकार वर्तमान में जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उत्तरदायित्व किस पर होगा? राज्य सरकार पर, केंद्र सरकार पर, स्थानीय स्वशासी निकाय पर, या पंचायती समिति पर, या पंचायत समिति पर? ये किस पर होगा? तो ये होगा आपका राज्य सरकार पर, ठीक है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का जो उत्तरदायित्व है वो किस पर होगा? ये होगा आपका राज्य सरकार पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है, वह योजना किस नाम से जानी जाती है? आपसे पूछ रहा है इन चारों में से वो कौन सी योजना है जिसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से भारत के संपूर्ण जो गांव हैं मतलब गांव के जीवन का रूपांतरण करना है। किस योजना का उद्देश्य है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, ठीक है। अच्छा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, इस कार्य मतलब जो क्या है, ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ये संपूर्ण समुदाय के चतुर्दिक विकास की एक चतुर्दिक विकास का मतलब है कि चहुमुखी विकास, ठीक है। चारों ओर से उसका मतलब 360 डिग्री विकास करना। विकास की एक ऐसी पद्धति है जिसमें जन सहभागी के द्वारा समुदाय के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। भारत में शताब्दियों लंबी परतंत्रता ने यहाँ के ग्रामीण जीवन को पूर्णतः जर्जरित कर दिया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय की प्रजाति एवं श्रेष्ठतर जीवन स्तर के लिए पथ प्रदर्शन करना है, ठीक है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, इस स्कीम का, इस योजना का आपका उद्देश्य क्या है? बस जो आपके इसमें लिखा हुआ है, सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना, ठीक है। और देखिए, एक चीज ये याद रखिएगा कि ये जो आपका समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, यानी कि सामुदायिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, ठीक है, तो ये 2 अक्टूबर 1980 को देश के सभी 5200 सामुदायिक विकास खंडों में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो जो आपका समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा था ना कि इसका उत्तरदायित्व किसका होता है? सरकार का होता है। और ये 2 अक्टूबर 1980 से देश के सभी 5200 सामुदायिक विकास खंडों में क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री जाति के लिए काला युग कहा जाता है? वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल को, मध्य काल को, या आधुनिक काल को? तो किसको कहा जाता है स्त्री जाति के लिए काला युग? ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य काल को। देखिए, वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। वो शिक्षा में पार्ट लेती थी। वो मतलब जो शास्त्रार्थ होते थे उन सब, आपने गार्गी और विद्योत्मा मतलब इन जो बहुत महान महिलाएं हुई, इनका नाम सुना होगा, ठीक है। लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ कि जैसे मतलब और आक्रमणकारी हमारे देश में आते गए, तो इन सब चीज़ों से जो क्या हुआ, जो मध्यकालीन युग में स्त्रियों की स्थिति जो थी वो बहुत दयनीय हो गई। इसी युग में मतलब अनेक तरह की प्रथाएं, जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह को बढ़ावा, विधवाओं का पुनर्विवाह समाप्त हो गया, सती प्रथा को बढ़ावा मिला। इस तरह की जो चीजें थी वो समाज में व्याप्त हो गई, जिससे क्या हुआ, स्त्रियों की दशा लगातार दयनीय होती गई, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में भी देखिए स्त्रियों की स्थिति ठीक थी, और आधुनिक काल में तो आप जानते ही हैं कि हर दिन के साथ जो स्त्रियों की स्थिति है, जो विमेन एम्पावरमेंट है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ना। चाहे वो मतलब फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, पॉलिटिकल लेवल पे हो, हर तरह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका भारतीय इतिहास के किस युग को नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय विकास संगठनों का कौन सा समुच्चय निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए काम करता है? ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है,
आपसे पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों का इनमें से कौन सा समूह, यानी कि आपको कई सारी एजेंसीज दी हैं, इनमें से पूछ रहा है इनमें से कौन से समूह की सारी, यानी कि किस ऑप्शन की जो सारी एजेंसीज हैं वो निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए काम करती हैं। तो देखिए कौन कौन सी हैं। इसमें है आपका ऑप्शन नंबर ए ILO, एक एजेंसी हुई। दूसरी आपकी UNICEF, नेक्स्ट है आपकी WHO, फिर है आपकी UNHCR, फिर है आपकी द रेड क्रॉस। ये आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये आपकी ऑक्सफेम, नेक्स्ट है आपका UNDP, नेक्स्ट है आपका UNICEF, नेक्स्ट है द रेड क्रॉस और उसके बाद है द हंगर प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी है आपका वर्ल्ड बैंक, WHO, IMF, UNDP या ILO। डी है आपका UNHCR, CEDAW, UNICAEF या IMF और ऑक्सफेम। तो इसमें पूछा है इनमें से कौन सा जो एजेंसीज का समूह है वो आपका किसके लिए काम करता है, वो आपका काम करता है निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए काम करता है। तो ये आपका कौन सा समुच्चय है, ये आपका समुच्चय है ऑप्शन नंबर बी, जो ये वाला आपका ग्रुप है। ठीक है, ऑक्सफेम, UNDP, UNICEF, द रेड क्रॉस और द हंगर प्रोजेक्ट, ये सारे वो ग्रुप हैं जो पॉवर्टी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी एवं मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी कहलाती है क्या? व्यक्तिपरक बेरोजगारी, अकस्मात बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी। क्या कहलाती है इस तरह की बेरोजगारी? इस तरह की बेरोजगारी आपकी कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, व्यापार में गिरावट की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से या मुद्रा का अवमूल्यन होने की वजह से, मुद्रास्फीति होने की वजह से जो बेरोजगारी आती है उसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जेंडर के समाजशास्त्री विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है। जेंडर के समाजशास्त्री विश्लेषण में परीक्षण के लिए क्या आवश्यक है? जेंडर विभाजन, जेंडर विपरीक्षण, जेंडर अनुपालन या उपरोक्त सभी। क्या जरूरी है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर, इसका होगा डी, यानी कि ये तीनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, एक लुहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया। यह एक उदाहरण है किसका? यानी कि वो अपने पिता की गति से मतलब विकास से आगे की तरफ बढ़ गया। तो ये किसका उदाहरण है? अंतःपीढ़ी गतिशीलता का, क्षैतिज गतिशीलता का, अंतरापीढ़ी गतिशीलता का या लंबवत गतिशीलता का। तो ये किसका उदाहरण है? ये आपका उदाहरण है अंतःपीढ़ी गतिशीलता का, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की सामाजिक परिस्थिति में होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या होता है? अंतःपीढ़ी गतिशीलता कहलाता है। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है कौन सा? समाजीकरण, विधि निर्माण, धर्म या सामाजिक मान्यताएं, कौन सा है? तो ये है आपका सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग कौन सा होगा? ये आप सभी को पता होगा, ये कौन सा है? ये है आपका समाजीकरण। अगर एक व्यक्ति को पूरी तरह से ये सिखा दिया जाए कि भाई समाज में के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या बुरी हैं, ठीक है, तो इसका एक पक्ष ये भी तो होगा ना कि वो व्यक्ति वो काम करेगा ही नहीं जिससे समाज में अराजकता फैले। ठीक है, तो सामाजिक नियंत्रण अपने आप स्थापित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है। यह किसका उदाहरण है? क्षैतिज गतिशीलता का, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का, अधोमुखी गतिशीलता का या सामाजिक गतिशीलता का। तो ये किसका उदाहरण है? ये है आपका क्षैतिज गतिशीलता का। देखिए, जब किसी संस्तरण व्यवस्था में संक्रमण के कारण परिस्थिति एवं भूमिका दोनों में परिवर्तन आ जाता है
तब इसे समस्तरी या क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। देखिए, इस प्रकार की गतिशीलता के कारण सामाजिक वर्ग की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है। यदि एक मजदूर एक स्थान से काम छोड़कर दूसरे स्थान पर कार्य करने लगता है तो दोनों जगह समान प्रतिष्ठा का स्तर होता है। तो ये क्या होगा, ये क्षैतिज गतिशीलता का परिचायक है। ठीक है, देखिए क्या है, मान लीजिए कि आप कहीं पर, मान लीजिए कोई ए ग्रुप की जॉब है, बी ग्रुप की है, सी ग्रुप की है, डी ग्रुप की है, ई ग्रुप की है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ग्रुप सी में काम कर रहा है, ठीक है, किसी शहर में, उसका ट्रांसफर उसी सेम लेवल पे, उसी सेम सी ग्रुप में किसी अन्य शहर में हो जाए, तो ये क्या है, ये क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण होगा। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए वो ग्रुप सी में काम कर रहा है और उसका प्रमोशन हो जाए किसी दूसरे शहर में, ठीक है, उसका किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर तो होगा, लेकिन ट्रांसफर के साथ साथ क्या हो, प्रमोशन भी हो, तो ये आपका होगा किसका, मतलब अधोमुखी गतिशीलता का। ठीक है, सॉरी, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का। ठीक है, जिसमें व्यक्ति की प्रगति हो। क्षैतिज गतिशीलता का मतलब है कि आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं उसी लेवल पे आप कहीं और जाकर काम करने लगे, आपकी पद प्रतिष्ठा सम्मान में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जैसे आप पहले थे जिस स्तर पे उसी स्तर पे आप अभी भी हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों अनुभविक और संप्रत्ययात्मक के बीच आगा पीछा करता है। ये किसने कहा है, कॉम्ट ने, स्पेंसर ने, हॉबहाउस ने या सोरोकिन ने। तो ये किसने कहा है, ये जो आपका मतलब प्रश्न है इसके अनुसार ये कहा है ये पीए सोरोकिन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रयोग किसने किया है। ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। त्रिस्तरीय सिद्धांत किसका है, मैक्स वेबर, एल.टी. हॉबहाउस, ऑगस्ट कॉम्ट या कार्ल मार्क्स। तो देखिए ये किसका है, ये है आपका ऑगस्ट कॉम्ट का। ठीक है, ये समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत का जो आपका प्रयोग है वो ऑगस्ट कॉम्ट ने दिया है। और इन्होंने 3 स्तर कौन से बताए हैं, इन्होंने 3 स्तर बताए हैं, धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और वैज्ञानिक स्तर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वायु द्वारा फैलने वाला रोग है कौन सा, काली खांसी, पेचिस, खसरा या खूनी पेचिस। तो इसमें से कौन सा रोग है इन चारों में से जो हवा द्वारा फैलता है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, खसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत है, यानी कि वायरस के द्वारा जो बच्चों में इनमें से कौन सी जो सामान्य बीमारी है, जो सामान्य इन्फेक्शन है वो फैल जाता है, मीजल्स, जर्मन मीजल्स, चिकन पॉक्स तथा चेचक या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, देखिए इसमें से जो शिशुओं में फैल जाते हैं ये तीनों ही हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, नवजात शिशु आमतौर पर इससे पीड़ित रहते हैं। आपसे पूछा है कि नवजात मतलब जो जन्मे हुए बच्चे होते हैं, तुरंत पैदा हुए बच्चे होते हैं, वो इनमें से किस रोग से सामान्यतः पीड़ित रहते हैं, आंतों के संक्रमण से, माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से, नवजात पीलिया से या अति सक्रियता से, किससे पीड़ित रहते हैं। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है, संवेगों को समझने की, संवेगों को नियंत्रण करने की, संवेग उत्तेजित करने की या संवेग मूल्य निर्धारण एवं अभिव्यक्ति करने की। तो किसकी योग्यता सम्मिलित नहीं है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, संवेग उत्तेजित करने की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मानसिक विकास होता है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित एवं अव्यवस्थित रूप से या किसी भी तरह से। तो मानसिक विकास कैसे होता है, यह है आपका निश्चित एवं क्रमबद्ध रूप से। किसी भी व्यक्ति का जब बच्चा छोटा होता है और वो जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो उसका जो मानसिक विकास है उसका जो क्रम है वो एक नियमित और चरणबद्ध तरीके से चलता है, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से चलता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को कहा जाता है पूर्व विद्यालयी बच्चों में, यानी कि वो उन बच्चों में जो अभी विद्यालय जिन्होंने जाना शुरू नहीं किया है। ठीक है, तो क्या है आपके ऑप्शन? वर्गीकरण, श्रेणीकरण, संरक्षण या वस्तु स्थायित्व। इसका क्या ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 21 का बी, श्रेणीकर। ठीक है, श्रेणीकरण। देखिए, एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की पूर्व क्षमता को पूर्व विद्यालयी बच्चों में श्रेणीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में लिंग तथा विकास पर आधारित परिप्रेक्ष्यों का सही अनुक्रम बताइए। सही अनुक्रम क्या है? सशक्तिकरण, विकास एवं कल्याण, कल्याण, विकास एवं सशक्तिकरण, कल्याण, सशक्तिकरण एवं विकास, या विकास, कल्याण एवं सशक्तिकरण। आपसे पूछा भारत में लिंग तथा विकास पर आधारित परिप्रेक्ष्यों का सही क्रम पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो सही क्रम क्या होगा आपका? तो इसका आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले आएगा कल्याण, ठीक है, फिर आपके विकास एवं सशक्तिकरण आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को क्या कहते हैं? मुताह, निकाह, वालिद या वातिल या फासिद। तो मुस्लिम समाज में जो अस्थायी प्रकृति के विवाह होते हैं, मतलब जो टेम्परेरी टाइप के विवाह किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो इनको आपका कहते हैं मुताह, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुताह एक अस्थायी प्रकार का विवाह है जो खासकर शिया मतावलंबियों में प्रचलित है। नेक्स्ट देखिए, हिंदुओं में संगोत्र विवाह का निषेध किसका उदाहरण है? वर्जित कर्म का, गोत्र बहिर्विवाह या विजातीय विवाह का, जातीय सगोत्र विवाह के नियम का, या अगम्य गमन वर्जित या निषिद्ध का। तो इसमें जो हिंदुओं में सगोत्र विवाह करने का जो निषेध है, यानी कि मनाही है, वो इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोत्र विवाह या विजातीय विवाह का। ठीक है, कि भारत में इस प्रथा के अनुसार एक व्यक्ति को अपने वंश अथवा गोत्र समूह में विवाह करना अनुचित माना जाता है। ठीक है, मतलब जो एक्सोगेमी है शब्द का मतलब इससे संबंधित है। ये याद रखिएगा कि एक्सोगेमी जो शब्द है, इसका प्रयोग आपका सबसे पहले जे.एफ. मैक्लेलन ने किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या कि जो आपका एक्सोगेमी है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ये किया था आपका जे.एफ. मैक्लेलन ने। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1939 में, 1942 में, 1955 में, या 1961 में? तो ये कब आपका अस्तित्व में आया? जो आपका मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम है, ये आपका अस्तित्व में आया था ऑप्शन नंबर ए, 1939 में। ठीक है, तो इसी के साथ आपका आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा। और आपका अभी आज 10 अक्टूबर है, ये जैसे ही आपका पेट का एग्ज़ाम हो जाएगा 15 और 16 तारीख को, इसके बाद उम्मीद है कि आयोग के द्वारा बहुत ही जल्दी आपकी मुख्य सेविका की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो कर दी जाएगी। ठीक है, तो पेशेंस रखिए, अपना स्टडी पर फोकस रखिए, इधर उधर की अफवाहों से बचते हुए पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।